अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसाइडर प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ इसको शेयर भी करें, और जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मकसद है PSMU का स्लोगन है कि टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, और हमें इस मकसद के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो ऐसे कि आप हमारे इस एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करें ताकि जो हमारा मकसद है 1 करोड़ पाकिस्तानियों को एजुकेट करने वाला वो पूरा हो सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस रिकॉर्डर के हेड ऑफ रिसर्चर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली खजर साहब की। आज हम हमारे साथ वो मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो चलें, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। जी नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू जनाब। सर, सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ से बात शुरू करूंगी कि जो है इस वक्त हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो गई हैं और महंगाई इतनी कम हो गई है, इन्फ्लेशन रेट इतना कम आ गया है कि जो है दुनिया में कोई ऐसी जगह हमें नज़र नहीं आ रही जहाँ पर इतनी जो है महंगाई कम हो चुकी है और बड़ा अच्छा सब कुछ हो गया है। लेकिन सिवाय पाकिस्तान में नंबर भी बहुत कम आए इन्फ्लेशन के। तो बस मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि आखिर वो जगह कौन सी है पाकिस्तान में, कहाँ पर है जो है जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना कम हो गया है। तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं सर कि इन्फ्लेशन के नंबर तो कम आए हैं, लेकिन बहुत से लोग यही सवाल कर रहे होते हैं कि कहाँ पर महंगाई कम है, किधर चीज़ें कम हुई हैं। तो थोड़ा सा लोगों को इस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे लोगों का ये क्लियर करें। जी मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जी। नंबर बिल्कुल ठीक है, जो नंबर आपके पास आ रहे हैं कि 1.5% की पिछले महीने इन्फ्लेशन आई है और हम्म। अगले महीने शायद इससे भी नीचे आएगी, उसमें कोई शक नहीं है कि ये नंबर ठीक है। बट ये होता है कि ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। बट अगर आप देखें तो आज से 3 साल पहले जो कीमतें थी तकरीबन उससे सारी चीज़ें डबल हो चुकी हैं। यानी 2021 के अंदर लेट्स से जो कोई किसी चीज़ की जो कीमत थी वो 2024 के अंदर डबल हो चुकी हुई थी। ठीक है जी। तो 2024 में डबल हो चुकी हुई थी और अब 2024 के बाद अब अगर 2025 में उतनी ही पे है जितनी 2024 पे है, तो डबल तो है ना। ठीक है ना। यानी कि आपकी चीज 100 रुपए की थी 21 में, वो 2024 में 200 रुपए की हो गई, तो अब वो 205 रुपए पे हुई है, तो कम इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो या 203 रुपए पे हुई है, वो कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन 100 से तो 203 पे गई है। तो और लोगों की परचेसिंग पावर तो इरोड हो गई है। लोगों की इनकम तो उस तरह बढ़ी नहीं, लोगों के कारोबार में उस तरह पैसे तो बढ़े नहीं, लोग चीजें तो उस तरह नहीं ले सकते। भाई आपकी अगर 2021 में आप 5 लाख रुपया कमाते थे, तो आप जो चीजें खरीदते थे 2024 में आप उसी के अंत उससे आधी चीजें खरीदने लग गए। तो 2025 में भी आधी खरीद रहे हैं, वो को उससे आधी से 1/3 पे नहीं गए, लेकिन आधी से पूरी पे नहीं गए। तो इसलिए वो इन्फ्लेशन जो है वो लोगों को जो हिट कर रही है वो तो कर रही है, नंबर एक कम हुआ है। बाकी हुकूमत उसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, लोगों के जो जज्बात और जो एहसासात हैं वो उस तरह ही रहेंगे और अगले कुछ साल लगेंगे परचेजिंग पावर को अब उसको वापस आने में, अगर इन्फ्लेशन की दोबारा नंबर ना आए। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी आप देखें कि कुछ चीज़ों में प्राइसेस गिरी हैं पिछले साल से। जैसे कि खाने पीने में अगर आप वीट की प्राइसेस देखें, जो मतलब आपका गंदम है या रोटी है, इसकी प्राइसेस में वो 30%, 35% डिक्लाइन आया है। आप तंदूर से रोटी लेने जाते थे तो जितने की होती थी शायद उससे सस्ती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें सस्ती नहीं है। हम्म। ठीक है, बाकी जो है पेरिशेबल फूड आइटम कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट अगर आज भी देखें, एजुकेशन में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे। बाकी हर चीज में है। ठीक है, आपके बिजली के बिल तो पिछले साल जितने के आते थे वो शायद उससे थोड़े कम आए हैं, बट पिछले साल इतने हो गए थे कि वो तो जो है खून निकाल रहे थे। तो अब उतना खून नहीं निकाल रहे, लेकिन कोई मतलब बिजली कोई इतनी सस्ती नहीं हुई 2021 के लेवल पे। उसकी वजह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आना है, कोल प्राइसेस नीचे आना है, हर चीज हम्म। की। और उसकी वजह से काफी फर्क पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है थोड़ी सी मॉनेटरी पॉलिसी पिछले साल टाइट रखी थी, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन अब बिल्कुल। इजी होती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा इन्फ्लेशन थोड़ी रिसर्ज होगी।
सही। सर अभी मॉनेटरी पॉलिसी की आपने बात की, अभी फिर हम जो है अगली मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, और उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो मकसद है कि वन सिंगल डिजिट तक जो है वो आए। अ, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो इतना ज़्यादा मामला हुआ, इतना कम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनका भी काफी इस हवाले से था कि एतराजात के जो है अभी तक वो नंबर हम अचीव नहीं कर सके हैं जिन पे जो है मजीद वो काम करना आसान हो सके, जो इंटरेस्ट रेट है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, और कितने परसेंट मजीद कम होना चाहिए, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखिए कि तकरीबन इंटरेस्ट रेट जो है जून 2024 में 22% पे था, और इस वक्त जो है 12% पे है। तो हम्म। पिछले 6 पॉलिसी रिव्यू में हम 10% डिक्लाइन कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में अभी 2-3% का और रूम है। मेरे ख्याल में तो इसको 10% से नीचे नहीं आना चाहिए, चले को 9% पे भी आ गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो अब लेकिन उन्होंने पेस ऑफ डिक्लाइन जो है वो स्लो कर दिया है। आप देखिएगा, लास्ट टाइम उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन किया था, उससे पहले हम्म। 150 करते आए हैं। और वो 100 का जो डिक्लाइन था उस पर भी उन्होंने थोड़ा कॉशियस के वर्ड यूज किए थे। तो इस वक्त अगर बड़ा डिक्लाइन भी आएगा तो 100 बेसिस पॉइंट का आएगा, और छोटा डिक्लाइन आएगा तो 50 का। तो मेरे ख्याल में 50 से 100 के दरमियान की है, क्योंकि मंथली इन्फ्लेशन नंबर पिछले महीने के जो मंथली इन्फ्लेशन भी थी वो नेगेटिव थी, और तो आपको जैसे पता है ऑयल वगैरह नीचे आ रहा है और ग्रोथ कम है, तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को देखें तो मॉनेटरी ईजिंग जो है इसमें बनती है। तो उसका फिस्कल साइड अभी तक टाइटेंड है, और वो टाइटेंड रहेगी तो आपके पास मॉनेटरी अकोमोडेशन का रूम है। लेकिन आप एक्सटर्नल साइड पे देखें तो प्रेशर है, बट तो प्रेशर करंट अकाउंट पे इतना नहीं है। करंट अकाउंट तो एक महीने का डेफिसिट आया है। असल प्रॉब्लम जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंट का है। क्या आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आने से फाइनेंशियल अकाउंट नेगेटिव होगा, या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से फाइनेंशियल अकाउंट पॉजिटिव होगा? मेरा नहीं ख्याल। उसमें एक्सचेंज रेट की कंसिडरेशन थोड़ी आ जाती है। तो आप एक्सचेंज रेट देखिए, तकरीबन नवंबर से अब तक 2.5-3% डिप्रिशिएट कर चुका है, और मेरे ख्याल में अगले 3 महीने भी कोई 3%, 2.5% करके ये जून 285-290 के दरमियान कहीं पे खत्म होगा। तो मेरे ख्याल में तो 50 से 100 बेसिस पॉइंट का हो सकता है, और 100 बेसिस पॉइंट चूंकि ऑयल काफी स्पीड से नीचे आया तो 100 बेसिस पॉइंट के चांसेस काफी मेरे ख्याल में ज्यादा बन जाते हैं। सही। सर सर्कुलर डेब्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये मसला जो है, ये जो पुराने जो खाते हैं इनका ये हल क्यों नहीं हो रहा? जबकि अगर हम देखें कि गैस की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर डेब्ट का इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है अभी। जो है, जो अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें कि जो अभी आईएमएफ ने जो इस मामले को कहा है कि सॉल्व करने, तो उसमें बैंकों से कर्जा लेने की बात हो रही है। लेकिन उनको उनको ये कर्जा वापस करने के लिए मजीद जो है ये है कि बिजली मजीद बढ़ाई जा रही है। तो ये मुझे ये बताएंगे आखिर ये क्या सिलसिला है, और ये किस तरह से हल होगा, और इसका आगे आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसका निकलेगा हल? जी, इसमें देखिए, अगर इसको ये मेरे ख्याल में ये बैंकों के साथ इनकी डील फाइनलाइज हो गई है ऑलमोस्ट। बस अभी टर्म शीट साइन होने रह गई है। इन्होंने बैंक इनके पास सर्कुलर डेट का, आप देखिए सर्कुलर डेट में एक होता है स्टॉक और एक फ्लो होता है। तो उसका जो स्टॉक है वो इन्होंने क्लियर करने की बात की है, और फ्लो जो है वो काफी हद तक कम हो गया हुआ है क्योंकि अब थोड़ा सा बहुत स्पीड से नहीं बढ़ा जैसे पहले बढ़ा था, क्योंकि जो आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी है, लेकिन पिछला स्टॉक तो रहता था। तो उसमें स्टॉक के अंदर तकरीबन 1.3 ट्रिलियन के ऊपर इन्होंने जो है उसको क्लियर क्लियर करने के लिए बैंक से कहा कि जी आप फ्रेश फाइनेंसिंग करें। वो फ्रेश फाइनेंसिंग बैंक से ये कह रहे थे कि जी आप 8% फिक्स पे दे। बैंक उस पे नहीं मांग रहे, कि कहते जी हम इतना टैक्स देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम्म। उन्होंने बैंकों ने उनको K-90 बिप्स, जो इस वक्त आज के हिसाब से कोई 10.8% बनता है, तो उन्होंने उस पे उसको कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो कुछ 3-4% नीचे आ जाती है। उसके बाद अब ये है कि वो चूंकि इस सर्कुलर डेट का जो आपका 13 ट्रिलियन है, इसकी कोई इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए ऑलरेडी आप कंज्यूमर से थ्रू जो है ना 3.23 रुपए हम सबके बिजली के बिलों से लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये वही 3.23 रुपए और उसके आसपास की अमाउंट कंज्यूमर से ले ली जाएगी। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट सर्विसिंग कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर जो होगा ये 1.3 ट्रिलियन का जो है डेट का प्रिंसिपल भी पे होना शुरू हो जाएगा। और 5 से 7 साल के अंदर ये पूरा सर्कुलर डेट जो है इस तरह से पे ऑफ हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये खत्म हो जाएगा, ये जो एग्जिस्टिंग है, और कंज्यूमर उतना ही पे करता रहेगा जितना अभी कर रहा है।
तो मेरे ख्याल में अच्छी डील है, मुनासिब डील है। बैंक के साथ कोई कोर्शन भी नहीं इतनी की जो था। बैंकों ने भी कहा कि जी मुल्क का नुकसान है, तो हमें भी साथ अपना मुल्क को चलाने के लिए काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी कर रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमने 2013 में भी इस तरह से एक सर्कुलेटेड सॉल्व किया था, आपको याद होगा। वो हम्म। 450 बिलियन 500 बिलियन रुपया उस वक्त के हिसाब से काफी नंबर होता था, वो उस वक्त भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर ये बढ़ता रहा। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को जाके ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी हम स्टॉक जो है क्लियर कर रहे हैं, जो एक अच्छी खुशहाल बात है। इससे इन कंपनियों की लिक्विडिटी जो है बेहतर हो जाएगी, ओजीडीसी पीपल वगैरह इनकी अच्छी हो जाएगी, और आईपीपीज वगैरह के ड्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सुई कंपनीज और ईएनपी कंपनीज के अंदर जो है लिक्विडिटी इससे बेहतर हो जाएगी, और एक स्टॉक जो है बड़े अरसे से लगा है, ये आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ हो जाएगा, और कंज्यूमर ही इसको पे करेगा अपने बिल से, और कंपनियों को आज पैसे मिल जाएंगे। तो एक मेरे ख्याल में अच्छी डील है ये। नहीं, सर अभी आईएमएफ भी आया हुआ है, उससे भी काफी अभी जो है काफी हेल्दी मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या इसका इम्पैक्ट आगे जो है हमारी मईशत के ऊपर पड़ेगा, और किस तरीके से फर्दर, जाहिर सी बात है मईशत के ऊपर पड़ेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो फर्दर फिर स्टॉक मार्केट की तरफ भी उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं आईएमएफ के इस वक्त को मेरे लेकर? ख्याल में तो आईएमएफ का रिव्यू आराम से हो जाएगा, और ये रिव्यू तकरीबन हो ही गया हुआ है। हम्म। और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, रिव्यू पास हो जाएगा। और बस ये कुछ रेवेन्यू टारगेट्स हैं, उसमें मसला है, उसमें वेवर मिल जाएंगे। हम्म। और असल चीज़ है कि अगले अगले बजट में फ्रेमवर्क क्या बनता है वो देखने की चीज़ है। हाँ तो सही, आईएमएफ अगले का बजट। मुझे नहीं लगता हाँ, मसला है। तो ये अगले बजट के हवाले से ये भी है कि जो सैलरी तबका है, जो उनके ऊपर थोड़ा सा टैक्सेस का दबाव कम डालने की जो है बात चल रही है, ये भी आईएमएफ ने कहा है। तो ये एग्जीक्यूट होता हुआ कितना नजर आ रहा है, क्या रहेगा ये सिलसिला? पता नहीं जी कितना टैक्स कम कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। मुझे इतना अंदाजा है कि अब हाँ। सैलरी से और कॉर्पोरेट से जितना टैक्स बढ़ चुका है, इससे आगे बढ़ा नहीं सकते। कम करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि जी को मतलब वो जो 35% के ऊपर उन्होंने 10% एक एडिशनल सरचार्ज लगाया, वो शायद कम कर दें, तो थोड़ा हाँ बहुत पर रिलीफ आ जाएगा। बट उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं नजर आता कम होता। सही, बिल्कुल। सर ये पीआईए के हवाले से बताएं, क्योंकि पीआईए का भी जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। ये भी आईएमएफ की शराइत में है। तो ये किस तरह से देख रहे हैं, क्या है ये, कब तक ये हैंगिंग पोजीशन में रहेगा ये वाला मसला? मेरे ख्याल है पीआई की प्राइवेटाइजेशन में अब काफी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। जो नए टर्म्स पे बात हो रही है उसमें जो लेने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट भी है, हम्म। और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं। तो मुझे लगता है पीआई अगले कुछ महीनों में प्राइवेटाइज होने के काफी चांसेस हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जरा कुछ सेक्टर्स के हवाले से जैसे मैं बात करना चाहूंगी, जैसे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है। ये अगर देखा जाए तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग जो है किसी भी मुल्क के लिए एक बैकबोन कह लें, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन सेक्टर्स में उस तरह से हम बूम देख नहीं रहे हैं। उनका उनका यही कहना है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक जो है कुछ नहीं होगा। तो आखिर इस मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हुकूमत को क्या कोई इकदाम कर रही है, या फिर कुछ सोच रही है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए टेक्सटाइल वगैरह के ऊपर तो उन्होंने टैक्स भी लगा दिया है, वो इनकम टैक्स पूरा लगा दिया है। फिर उसके ऊपर जो है बिजली महंगी है, इंटरेस्ट रेट सस्ता था वो भी नहीं मिल रहा, तो नेचुरली जो उसको सपोर्ट मिल रही थी वो नहीं मिल रही, तो उस तरह से वो ग्रो नहीं कर रहा। तो देखते हैं कितना करेगा। बट मतलब ये है कि नंबर्स उसके अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स के, लेकिन मार्जिन कम है। तो नेचुरली जब मार्जिन कम होंगे तो आपकी उसकी स्टॉक परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रहेगी। सही। सर यहाँ पर मैं बात करूंगी, जैसे कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम जो है अपने यहाँ एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए, और जो है हम एक स्ट्रॉन्ग उसमें जाएं। लेकिन जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो है हम वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये पीछे जो है ये फूड थ्रेट भी हमें होता है, कि कहीं ये फूड थ्रेट ना हो जाए, कि कमी
इसमें जो है किल्लत ना आ जाए, और जो अपने हमारे अपने मुल्क के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ जो है किल्लत में ना चली जाए, डेफिसिट ना हो जाए इन चीज़ों का। तो जब एक चीज़ की हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि हम वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका बैकअप प्लान क्यों नहीं होता कि हम अपने लिए भी वो चीज़ उतनी बल्क क्वांटिटी में रखें। और अगर नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर महंगाई बढ़ेगी, और जो है इसी चीज ये फिर ये तो इन्फ्लेशन देखिए जी, फूड बढ़ेगी। फूड फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा हम चीज को देखते हैं, वीट को और शुगर को देखते हैं। हम्म। जबकि आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है सेहत के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्रोटीन के किसी सोर्स को तो हम फूड सिक्योरिटी में लेते नहीं है। वीट चलें एक हद तक आपको एक अच्छी वो तो उसको उसके लिए तो थोड़ा बेहतर है, बट कार्बोहाइड्रेट्स ही है ना वो। शुगर तो एक वो जो है वो बड़े किलिंग किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और पाकिस्तान में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन मेल जो है, वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। तो और उसकी एक बड़ी वजह वो उनको मतलब टाइप 2 डायबिटीज है, जिसकी वजह यही है कि उनकी खाने पीने में ये इस तरह की चीनी और उस तरह की रिफाइंड कार्ब्स जो है ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर सारा फूड आदि अंदर हो। सिक्योरिटी को रख के चलना एक थोड़ी जरा चीज इतनी को मुनासिब नहीं है। वो आपको जो फूड सिक्योरिटी में ज्यादा चीजों को, दालें, अंडे, इन इन पे देखना चाहिए, क्योंकि इससे ये कीमत में भी कम होती हैं और ये प्रोटीन सोर्स होती हैं, तो उस पर जरा गौर करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल में वो तो फूड सिक्योरिटी का वो मसला, फिर मतलब आपका वो अगर हाँ इतना चीनी कम भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। वीट अगर कम होगी तो हमें हाँ। इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो, और जिस तरीके से वीट सपोर्ट प्राइस खत्म की गई है, वो खतरनाक मामला है। तो तो इस इसलिए तरह से नहीं करनी चाहिए। तो फार्म इकोनॉमी में बड़ा फर्क आया है। इसको कोई प्लान करके फार्मर को ऑप्शन देके करनी चाहिए थी। बहरहाल वो हमारे यहाँ मुल्क में कुछ चीजें प्लान नहीं होती। तो और इसके अलावा कोई सवाल आपका? सर, यहाँ पे अगर जैसे आपने प्रोटीन की बात की है, तो प्रोटीन जो है, जो हमारी जो टॉमसल कंपनी है उससे जो मुआहिदा हुआ हुआ है चाइना का, और जो बीफ इतनी बल्क क्वांटिटी में जा रहा है, तो उसका कोई बैकअप प्लान कुछ है? क्योंकि कि यहाँ के लिए जो है कुछ हो, या क्योंकि इनको सिर्फ एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ाने होते हैं, तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रोटीन अगर ठीक है, बीफ जा रहा है, तो वो बीफ बेस से ज्यादा हमारी मार्केट बनेगी। बीफ की ब्रीडिंग बेहतर होगी, स्लॉटर हाउसेस बेहतर होंगे, तो अच्छी बात है। वैसे भी हमारे यहाँ जो अपसाइड द कंट्री बीफ इतना पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पे मटन ज्यादा खाया जाता है। तो वो जबकि कराची साइड पे साउथ में बीफ ज्यादा खाया जाता है, तो वो एक हैबिट भी होती है कि इतना को बीफ यहाँ पे नॉर्थ में पसंद नहीं किया जाता। हम मटन को ज्यादा ये प्रेफर करते हैं, बट वो महंगा बहुत है। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल देख लेते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग जो है सवाल कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा केमिकल सेक्टर के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त, सॉरी, हाँ, ये जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, सॉरी, इसमें क्या सिलसिला है? कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, तो थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ करें कि क्या देखिए, मसला है। कंस्ट्रक्शन का बड़ा ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्पेंडिंग से है, कि जो हम्म। ब्रिक एंड मोर्टर पे बहुत ज्यादा होती है। आपको जो बजट के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, चूंकि रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए और प्राइमरी सरप्लस को करने के लिए डेवलपमेंट को आप करना पड़ रहा है। तो डेवलपमेंट जब नहीं होगी तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन होगी। दूसरा, रियल एस्टेट से जो टैक्सेस ज्यादा लगाए हैं, उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लो हुआ है। फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन से और जो है आपकी इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से भी कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे आने से थोड़ा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा रियल एस्टेट में एक्टिविटी आएगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में भी उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी होगी, बट ये स्लो एंड स्टडी चलेगा। और मतलब उसमें ग्रोथ, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब तक अच्छी तरह नहीं आती तो वो ऐसी ही रहेगी। सही। जी, यहाँ पर सवाल है मोहम्मद उसामा का। जी सर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, सर, वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है बैंक से कर लोन लेने का सर्कुलर डेट की इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो कुछ टाइम पहले इसमें ये भी चला था कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी अपने सोर्सेज से, और फिर डिविडेंड के जरिए जो है वो पैसा जो है दोबारा से जो है वो अपने पास ले लेगी। तो ये स्ट्रेटजी IMF ने रिजेक्ट क्यों की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती तो हाँ जी। कंज्यूमर पे इम्पैक्ट ही ना पड़ता। जी नहीं, आईएमएफ ने उसको रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उसके अंदर वो जीरो सम नहीं थी। उसमें कुछ वो चीजें इतना सिंपल नहीं थी जिस तरह कही जा रही थी। क्योंकि उसमें सिर्फ कंपनियों को पैसे नहीं मिलने थे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी मिलने थे, जाहिर है, जिन जो आप लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो वो चीजें थी, तो वो खैर वो रिजेक्ट होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो नहीं हुई। लेकिन ये जो अब ये हो रहा है, ये होने जा रहा है। अब बैंक से फ्रेश लेंडिंग ले रहे हैं, जो डील हो गई है कि -0.9 पे हमने शुरू, 90 बिप्स पे
जो हमने भी बड़ी बात की है, और उसके वजह से कंपनियों को पेमेंट हो जाएगी, उनकी लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी। बट वो डिविडेंड वाला मामला ठीक नहीं है। कोई डिविडेंड वाला मामला जो था ना, उसमें काफी लॉ के अंदर, उसके अंदर इश्यूज थे जो 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 रह जाने थे, और उन कंपनीज के बोर्ड के लोग भी इतने उसको उसके ऊपर कोई ईगर नहीं थे। तो बहरहाल वो चीज शेल्फ हो गई और आईएमएफ ने उसको नहीं किया, बट ये चीज आईएमएफ मान रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल है? जी जावेद साहब, आपका कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि ये बताइए, ये सर्कुलर डेट का जो आजकल डिस्कशन काफी चल रही है, ये तकरीबन फाइनल हो गया है या ये किसी वक्त विड्रॉ भी हो सकता है, यानी खत्म भी जी हो सकता है, जी या ये जी आगे चलेगा? जी, इस्लाम जावेद साहब, जैसे अभी आपकी उसामा साहब से बात हो रही थी, बाकी भी बताया था, आज के अखबार में भी आ चुका है। सर्कुलेटेड का जो प्लान है वो इनका तकरीबन फाइनल हो गया हुआ है। आईएमएफ सॉरी, गवर्नमेंट की बैंक से बात हो गई है, और आईएमएफ से भी इस पे एग्रीमेंट हो चुका हुआ है कि बैंक्स के साथ इन्होंने बैंक से जो है फ्रेश लेंडिंग कर रहे हैं, और वो लेंडिंग जो है काइबोर -90 बिप्स पे कर रहे हैं। और उसके ऊपर वो 1.3 ट्रिलियन का फ्रेश लोन सारे बैंक्स मिला के देंगे, और उसके थ्रू इन कंपनीज की जितनी वो आईपीपीज की जितने जितने ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे ओजीडीसी, पीपीएल और सुई कंपनीज जो हैं, उनकी उनकी उनके इनकी ड्यूज क्लियर हो जाएंगे, उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाएगी। और वो जो 1.3 ट्रिलियन की फाइनेंसिंग है, जो कि उसकी कॉस्ट नीचे आ गई है, ऑलरेडी उसकी डेट सर्विसिंग पे 3 रुपए 23 पैसे कंज्यूमर अपने बिल से पे कर रहे हैं। कंज्यूमर तकरीबन उतने ही पैसे देता रहेगा, और अगले 5 से 7 साल में उसी 3 रुपए 23 पैसे को देने से बैंक पैसे लेके प्रिंसिपल और जो है आपका इंटरेस्ट दोनों पे हो जाएगा, और वो स्टॉक 1.3 ट्रिलियन का खत्म हो जाएगा। सही, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मेरा सर जी जी, कीजिए मेरा सर। सर जी इसमें साहब। कमेंट ये है कि बैंक्स बैंक्स पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा? बैंक्स जब ये लैंडिंग करेंगे तो बैंक्स की भी परफॉर्मेंस बेहतर होगी ओवरऑल? नहीं, बैंक्स को देखे, बैंक्स बैंक्स थोड़ा सा लॉस लेके इसको लेंड कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जी 8% फिक्स पे कर दें। तो बैंक्स ने कहा नहीं, ये तो हमारा एमटीआर से भी है, तो इसमें तो हमारे लॉस होंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि काइबोर -90 में कर दें, जबकि ये काइबोर -90 बिप्स यानी काइबोर -0.9% पे कर दें। जबकि ये पहले लैंडिंग काइबोर +2 to 3% पे कर रहे थे। तो बैंक को तकरीबन 3 से 4% की इंटरेस्ट कॉस्ट का लॉस होगा। लेकिन ओवरऑल मतलब उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे इसको देने से। लेकिन यह है कि ओवरऑल सेक्टर की लिए बेनिफिशियल होगा। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब आखिर में जो है, जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जो है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। हम आखिर में हमेशा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि जी टॉप पिक्स क्या होंगी। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि पाकिस्तान के लिए आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? अच्छा, मैं तो वैसे स्टॉक इस तरह से पिक्स बताता नहीं है। बहरहाल इस वक्त तो मार्केट काफी परफॉर्म कर चुकी है। तो हम्म। मेरे ख्याल में अब जो है परफॉर्मेंस उतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। जो भी अच्छे स्टॉक, अच्छे सेक्टर जिन पे फंडामेंटल अच्छी चीज हो, उसी को आप लेके देखें। बहरहाल वो मेरा आपको पता ही है, मैं ये चीजें इस तरह से जिक्र नहीं करता। नहीं नहीं, पाकिस्तान के हवाले से सर, पाकिस्तान के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मार्केट की टॉप पिक्स नहीं पूछी है मैंने। मैंने कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान जी। नहीं, पाकिस्तान देखिए, अभी इकोनॉमी अगले 2-3 साल इस तरह स्ट्रगल करेगी। लो हम्म। ग्रोथ और मतलब इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ के अंदर 2-3 साल स्टक रहेगी। सही। और फिस्कल प्राइमरी सरप्लसेस देंगे, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखेंगे। तो एक स्लो एंड स्टडी पेन्स टेकिंग प्रोसेस है। उसमें अगर हमने रिफॉर्म कर लिए तो ठीक है, वरना फिर मतलब मुल्क के अच्छे हालात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, खजर आपका, आपके टाइम को, और यहाँ पर हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहीं पर मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।